जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। पूरा 80 में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखकर पूरा याद कर लो। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना कि बाद में आपको पछताना ना पड़े। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ जाओ, जितना हो सके उतना मैं आपको मदद करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखो जी, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र के नाम से जानते हैं। जनित्र के नाम से जानते हैं। आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका है ऊर्जा का इकाई मात्रक। देखो जी, ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या होता है जी? जूल होता है, बी नंबर होगा। अब देखो जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो देखो जी, हाइड्रो का अर्थ होता है जल। आंसर आपका डी नंबर होगा। हाइड्रो का मतलब ही होता है जल। ठीक है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ होता है जल। आंसर आपका डी नंबर होगा। अब देखो जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि निर्वात में प्रकाश की जाल क्या होती है? देखो जी, निर्वात में प्रकाश की जाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन सबने 3 × 10 के पावर 8 मीटर दिया है, 8 दिया है, लेकिन यूनिट चेंज हो गया। तो आप लोग याद रखना मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन के नियम से क्या आधारित होता है? देखो जी, परिवर्तन के नियम से आधारित होता है कि आपतन कोण जो होता है ना, वो परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर होगा कोण आर के। ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। देखो जी, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है? 2 होती है। याद रखना, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से आपका ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। देखो जी, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। अगर ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया थी? आपका उष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया बी नंबर वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? उष्माक्षेपीय अभिक्रिया बी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका उपचयन प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन प्रक्रिया जिसमें, देखो जी, उपचयन प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, और साथ में दोस्तों आंसर सी नंबर में दिया इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो आपका फाइनल आंसर होगा डी नंबर। इनमें सभी ए और बी सी तीनों आंसर आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। देखो जी, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो ना मुक्त होता है वो एनोड पर मुक्त होता है। किस पर? एनोड पर मुक्त होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? सोडियम। सोडियम हो जाएगा। आंसर आपका बी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, एल्काइन श्रेणी में सदस्यों का समान सूत्र। एल्काइन, देखो जी, एल्काइन में -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो थोड़ा सब में दोनों में प्लस कर दिया, लेकिन माइनस हो गया। CnH2n -2 हो गया। एल्काइन वाला -2 हो जाएगा। एल्काइल वाला +2 हो जाएगा, लेकिन एल्काइन में -2 होगा। ये वाला याद रखो, -2। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? 1 पिकोमीटर बराबर, 1 पिकोमीटर, यहाँ पर देखो 71 नहीं बल्कि 1 पिकोमीटर बराबर। ठीक है, 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है। आप सभी याद रखना, 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है। आंसर आपका ए नंबर वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नर युग्मक है? शुक्राणु दिया है, और ऑप्शन नंबर बी में दिया अंडाणु, योनि, फेलोपियन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है। 15 नंबर को जिब्रेलिन है। देखो जी, जिब्रेलिन एक आपका हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? एक आपका हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है जी? एक हार्मोन होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी। देखो जी, पादप में फ्लोएम भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी होता है पादप में फ्लोएम। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? देखो जी, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो याद रखना, एब्सिसिक अम्ल के हार्मोन के कारण होता है। आंसर आपका डी नंबर वाला होगा। जी क्या होगा? डी नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है, दो तंत्रिका कोशिका मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स आप लोग याद करना, बी नंबर वाला सिनेप्स होता है। क्या होता है? सिनेप्स होता है, बी नंबर वाला याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला अलिंगी जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलिंगी जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? इसमें या में? फटाफट बताओ कमेंट करके। ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखो जी, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक ही बनता है, हमेशा काल्पनिक बनता है। आंसर आपका 20 का ए नंबर मिल जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन से आपका निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं, अवतल लेंस यानी कि बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है जी? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है जी, आंसर आपका ए नंबर का उत्तल लेंस पाया जाता है जी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन आपका है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? देखो जी, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से? वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। एक एक प्रश्न आपका लड़ेगा, एकदम याद कर लेना, जितना हो सके उतना आप लोग वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और एक और बात, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, जितना हो सके उतना मैं आपको मदद करूंगा। 24 नंबर क्वेश्चन से आपका अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? उसको श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है, इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, हिंदी में श्रेणी क्रम, ठीक है। तो अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। देखो जी, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है जी? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, आंसर आपका डी नंबर होगा, एम्पियर होता है। क्या होता है जी? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? देखो जी, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब आपका अवतल लेंस के द्वारा ही बनता है, ठीक है। लेंस में कह रहा है तो अवतल। अगला क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 ये आपस में अभिक्रिया किया तो कॉपर प्लस जल का निर्माण किया, ये एक प्रकार का ऑफ-चयन अभिक्रिया, ऑफ-चयन अभिक्रिया, आंसर बी नंबर पर टिक लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक विद्युत संयोजी कहलाते हैं, आंसर आपका बी नंबर का विद्युत संयोजी कहलाते हैं, ठीक है। चलो बच्चे लोग अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन से पीतल उदाहरण है। देखो जी, पीतल एक मिश्र धातु होता है, सब लोगों को याद होगा, पीतल एक मिश्र धातु होता है, इसको एकदम जबान पर बैठा लेना, ये क्वेश्चन एकदम आएगा तो पक्का जल्दी से सबसे पहले इसी क्वेश्चन का पेंड करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर। देखो जी, कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोकार्बन ही बनाता है, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं उस हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, देखो जी, आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं वो क्षारीय होते हैं और द्वितीय वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? हमेशा अम्लीय होते हैं, तो प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय हो जाएगा, आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति, यानी वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना? 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना? 0.03%, ठीक है। आंसर देखो यहाँ पर दिया होगा, आंसर यहाँ पर देखो दिया है सी नंबर में। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH क्या एक क्षार है, ये आपका एक क्षार है, इनके बेस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन है। देखो जी, ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन होता है, ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन होता है, आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। ऑक्सीजन क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन होता है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर जी। 35 नंबर क्वेश्चन है जी कि मानव मादा के जनतंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका, आंसर आपका होगा शुक्रवाहिका, सी नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन पराकोष में होते हैं। देखो जी, पराकोष में क्या पाया जाता है? पराकोष में परागकण पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, जो आंसर A B C नहीं होगा बल्कि इसका आंसर होगा डी नंबर। डी नंबर में दिया होगा परागकण, देख सकते हैं डी नंबर में परागकण दिया, यही आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर है। देखो जी, 37 नंबर क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी, सौर्य प्रकाश भी, और इनमें सभी, इनका आंसर आपका होगा डी नंबर, इनमें सभी आवश्यक है, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए इनमें सभी आवश्यक है, अच्छे से आप लोग याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। लीवर को हम लोग एक और नाम देते हैं, यहाँ में करके यकृत, आप लोग याद रखना है क्योंकि एग्जाम में लीवर और यकृत दोनों में से कोई भी दे सकता है, ठीक है। इसलिए आप याद रखना मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या होती है? लीवर होती है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन पादप हार्मोन उदाहरण। देखो पादप हार्मोन उदाहरण किसका? सब जल्दी से बताइए। तो पादप हार्मोन, देखो पादप हार्मोन किसका उदाहरण है? पेप्सिन, एड्रेनालिन या फिर टेस्टोस्टेरोन या फिर ऑक्सीजन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर। देखो जी, 40 नंबर क्वेश्चन विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, आंसर आपका ए मिल जाएगा 40 का। अगला क्वेश्चन से आपका कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ओम का नियम बराबर हम क्या जानते हैं? ओम का नियम R बराबर हम लोग जानते हैं V/I होता है, R बराबर V/I। जहां भी होगा R बराबर V/I आप लोग टिक लगा देना। देखो R बराबर V/I, देखो जी ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखो, R बराबर V/I दिया, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्ति? इस क्वेश्चन को तो एकदम रट ही जाना। बैटरी से दिष्ट धारा इनकी डायरेक्ट करंट की प्राप्ति होती है, बैटरी से हमेशा DCN की डायरेक्ट करंट की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दाढ़ी बनाने में किस प्रकार
के दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखो जी, दाढ़ी बनाने में जब आप लोग सैलून की दुकान में जाते हो अपना बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने, तो वहाँ पर आपके सामने एक मिरर लगा होता है, आईना लगा रहता है। उसी आईने को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम लोग वहाँ पर आपका अवतल दर्पण है, वहाँ पर अवतल दर्पण आपका लगा हुआ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विभवांतर का सही मात्रक होता है? देखो जी, विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट होता है जिसको हम लोग कैपिटल V यानी कि VOLT ऐसे लिखते हैं, वोल्ट। विभवांतर का सही मात्रक होता है, सब लोग याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? देखो जी, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखना। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं। दोनों क्वेश्चन पूछेगा प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। ठीक है, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगा जी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, लेकिन श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। गलती मत करना। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? चांदी विद्युत का सबसे सर्वोत्तम सुचालक होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी का उदग्र स्तंभ को कहा जाता है? आवर्त सारणी का उदग्र स्तंभ को हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं, क्योंकि 18 वर्ग होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, आपको याद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उपधातु देखो एसबी देखो ऑप्शन नंबर डी होगा। एसबी एक उपधातु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पीतल है। देखो जी, पीतल एक मिश्र धातु होता है, जो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। पीतल एक मिश्र धातु होता है, आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन काफी जबरदस्त है। क्वेश्चन है आपका अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। देखो जी, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है जी? 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है जी? अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है मेरे दोस्त, 7 से कम होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सरलतम हाइड्रोकार्बन। देखो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। क्या होता है जी? मीथेन होता है, जिसका अणुसूत्र CH4 होता है। CH4 मीथेन। ठीक है, याद रखना मीथेन का अणुसूत्र। अगला क्वेश्चन है कुटपाद किस में पाया जाता है? देखो जी, कुटपाद जो पाया जाता है अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, आंसर 53 काम से याद रखना, सी नंबर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहाँ होता है दोस्तों? तो फूलों द्वारा होता है या फिर पतियों द्वारा होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? आंसर आपका ए नंबर का ब्रिक। ब्रिक एक उत्सर्जी अंग है। क्या हो जाएगा? ब्रिक एक उत्सर्जी अंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है दोस्तों? शुक्राणु यहाँ पर तो ए ऑप्शन दिया ही नहीं है। शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में न बनता है। वृषण जो ऑप्शन भी नहीं दिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो देखो जी ऑप्शन नंबर डी को जीवधारी जो है ना वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से होता है। देखो जी, इंसुलिन की कमी कारण कौन सी नामक बीमारी होती है? इंसुलिन की कमी कारण मधुमेह नामक बीमारी होती है। और जबकि आयोडीन या नमक की कमी के कारण क्या होती है? तो घेंगावट व ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। लेकिन मधुमेह किसके कारण होती है? इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और वीडियो आपको मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम हूबहू लिख देना, पूरा गर्दा मच जाएगा। पूरा हूबहू सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग छाप देना, एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सभी मेरे बच्चे लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है।